हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत आप सभी का अधिगम मंत्रा पर। मैं विकास गुप्ता हाजिर हूं आपके बीच एक नए वीडियो के साथ, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं केवीएस पीजीटी कॉमर्स को टारगेट करते हुए कुछ ऐसे डिफरेंट न्यू और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो सीधे सीधे आपके केवीएस एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज के एमसीक्यूज। और ये जो एमसीक्यूज हैं ये बहुत ज़्यादा खास हैं, तो इनका थोड़ा ध्यान से जो है रिवीजन कीजिए और इनको बड़े ध्यान से कीजिए, ठीक है। और बल्कि क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ते हुए ही करना है, इस बात का भी आप ध्यान में रखें। और बाकी चलिए शुरू करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन, जो ये रहा आपके सामने। हाँ, एक चीज़ मैं आपको डैम श्योर कह सकता हूँ कि ये जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने किए स्टार्टिंग से लेकर के अब तक, अगर जिसने भी हमारे सारे वीडियोस देखे हैं, तो इसका एडवांटेज जो है आपको एग्जाम्स में 101% देखने को मिलेगा, ये तो मैं डैम श्योर कह सकता हूँ। तो चलिए आपके सामने ये रहा पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन जो है आपका वो कैपिटल दे रखी है फर्म की, आजा भाई, कैपिटल दे रखी है फर्म की 80,000 रुपये, ठीक है। रिटर्न दे रखा है 7.5%। क्या निकलवा रहा है? सुपर प्रॉफिट से। तो सुपर प्रॉफिट के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा और नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सम ऑफ 8 और 9 17, 7 24, 32, 42,500 है ना। तो 42,500 को जब आप डिवाइड करोगे किससे? 5 से, 42,500 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज इक्वल टू 8,500 है ना। पहला स्टेप तो ये रहा। दूसरा स्टेप है आपको 80,000 का 7% कितना होता है? 5,600 प्लस 0.5%, 10% कितना होगा? 8,000, 1% कितना होगा? 800 और 5% कितना होगा? 400। तो 400 ये आ गया। तो टोटल मिलाकर के आपका आ गया 6,000। और हमारा जो सुपर प्रॉफिट होता है उसका फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट ये रहा, नॉर्मल प्रॉफिट ये रहा, कितना आ गया? 2,500 रुपये आ गया। तो सुपर प्रॉफिट जो होगा, यहाँ पर गुडविल नहीं पूछी है, यहाँ पर क्या पूछा? देन द सुपर प्रॉफिट ऑफ द फर्म विल बी 2,500। कभी अपना टाइम वेस्ट करो कि गुडविल निकालनी है, कैसे होगा? तो करेक्ट आंसर कौन सा जाएगा? 2,500 इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। थोड़ा तेजी से करेंगे, क्यों? क्योंकि 1 ही मिनट आपको मिलेगा और कोशिश तो ये करनी है कि आप तुरंत ही उसको कर लें। जैसे ये फॉर फीचर का आ गया, हमें क्या निकालना है? कैपिटल रिजर्व निकालना है कि आपको जो पूंजी, आपका जो पूंजी आरक्षित खाता होता है उसमें कितना पैसा जाएगा, है ना, पूंजी संचय खाते में। तो एक्स है, 100 शेयर है 10 रुपए का, एक है फेल टू पे द फाइनल कॉल। अच्छा, तो इसका मतलब है 100 शेयर पर हमें कितनी अमाउंट रिसीव हो गई? 8 रुपये रिसीव हो गई, जो किसके इक्वल है? 800 रुपये के। तो ये कैसी अमाउंट है? ये रिसीव्ड अमाउंट है, जो शेयर फॉरफिटेड में क्या होती है? डेबिट, ठीक है। डायरेक्टर्स ने फॉरफिट कर लिए सभी शेयर, सब्सिक्वेंटली 80 शेयर्स क्या करें? री इशू करें। अब हमें जो अमाउंट रिसीव हुई है वो कितने पर हुई है? 800 100 शेयर पर। तो हमें कितने पर निकालनी है? 50 शेयर पर। तो 50 शेयर पर जब हम निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी? 400 रुपये। तो इसके लिए ये हमारे लिए क्या हो गई? इररिलेवेंट हो गई। समझ रहे हो? तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कितने पर? 6 रुपये फुल्ली पेड। अच्छा, फुल्ली पेड में शेयर कितने का है? 10 का। और मिल कितने रहे हैं? 6 रुपये। तो नुकसान कितने का हुआ? 4 रुपये का। कितने शेयर्स पर? 4 शेयर्स पर, 50 शेयर्स पर, है ना। 50 रीइशू कर है ना, तो नुकसान कितने का हो रहा है? भाई आपको जब भी कैपिटल रिजर्व की अमाउंट निकालनी हो तो आप दो काम करो कि कितने शेयर्स री इशू करे हैं, उन पर कितना रुपया रिसीव हुआ, और जब री इशू करे तो उन पर कितना नुकसान हुआ, उनको आपस में क्या कर दो? माइनस कर दो। तो आपका कैपिटल रिजर्व निकल करके आ जाएगा। तो 5 4 जा 200। तो अब आपको कितने का? भाई देखो, 400 रुपये आपको रिसीव हुए थे इन पर, 200 रुपये का आपको क्या हो गया? नुकसान हो गया। तो अल्टीमेटली आपको कितने रुपए का फायदा हो गया अब? तो ये आपका जो कैपिटल गेन बन जाएगा, और इसे आप किस में ट्रांसफर कर दोगे? कैपिटल रिजर्व में, पूंजी संचय खाते में। क्लियर है बच्चे? चलो आगे आ जाओ। अर्निंग पर शेयर दिया हुआ है, ईपीएस कितना? 5। और क्या दिया हुआ है? प्राइस अर्निंग रेशो। ओके, प्राइस अर्निंग रेशो दिया हुआ है कितना? 4, है ना। प्राइस अर्निंग रेशो दिया हुआ है 4। और आपसे क्या पूछ रहा है?
मार्केट वैल्यू पूछ रहा है। तो अगर आपको अर्निंग पर शेयर या प्राइस अर्निंग शेयर किसी का भी फॉर्मूला याद होगा तो आप कर लोगे। वैसे मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला होता है ईपीएस मल्टीप्लाई प्राइस अर्निंग रेशो, है ना। तो ये कितना है 5 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज इक्वल टू 20 रुपीज। तो कहीं है ऑप्शन में, ये रहा। क्लियर है। तो जब भी आपको बाजार मूल्य ज्ञात करना हो तो आप प्रति शेयर आय में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, मूल्य अर्जन अनुपात को गुणा कर देंगे। तो जब भी आप ऐसा करेंगे तो आपके सामने आपकी जो वैल्यू है वो निकल करके आ जाएगी। क्लियर है, समझ आ रहे हैं क्वेश्चंस। चलिए, हालांकि अब तो रिवीजन का टाइम है, समझाने का तो है नहीं। कायदे में तो इनको मैं सीधा सीधा डायरेक्ट कर देना चाहिए मेरे को, पर ठीक है कोई बात नहीं, है ना, परेशान मत हो। अच्छा, अगर आपको कहीं लग रहा है ना किसी टॉपिक में कहीं पर भी कोई डाउट अटक रहा है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने क्या किया हुआ है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा, हर जगह का मैंने अपना वो डाला हुआ है। और आप लोग बिल्कुल फ्री, आप मेरे को कहीं पर भी मैसेज कर सकते हो। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप मेल ही करो या कॉमेंट ही करो या व्हाट्सअप करो। आपको हर जगह हर तरह से जो है सपोर्ट अवेलेबल है। क्लियर है, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। क्लियर है। If profit made during the year is ₹10,000 increase and decrease in the current asset। अच्छा, अगर प्रॉफिट कमाया हमने 10,000 का, तो प्रॉफिट ड्यूरिंग ईयर दिया हुआ है, प्रॉफिट ड्यूरिंग ईयर, है ना। इसका मतलब क्या होगा, वर्ष के दौरान लाभ, है ना। वर्ष के दौरान लाभ कितना दिया हुआ है, 10,000 रुपये दिया हुआ है। अगर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जो डिक्रीज इन करंट एसेट होता है उसको हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। और जो इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी होता है उसको क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। और ऐसे ही जो हमारा इंक्रीज इन करंट एसेट होता है, चालू संपत्ति, और डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, चालू दायित्व होता है, तो उसको हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, इंक्रीज दे रखा है 5,000, तो इंक्रीज जो हो रहा है, सॉरी इंक्रीज, तो जो इंक्रीज दे रखा है वो तो आ जाएगा माइनस में, इंक्रीज इन, है ना। अगर चालू संपत्ति बढ़ रही है तो वो जो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है उसमें क्या कर देते हैं, हम उसको माइनस कर देते हैं। और जो डिक्रीज है वो कितना है, 4,000, उसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो आप जब इसको देखोगे तो 10 और 4 14 और ये 9,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, 9,000 रुपये आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है ना। यहाँ से ये आ जाएगा आपका कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, है ना, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। क्लियर है ना। चलो, तो ये आ गया आपका 9,000 रुपये। ठीक, चलो आ जाओ नेक्स्ट। द कैपिटल ऑफ अ कंपनी कैन बी रिड्यूस्ड विद द कंफर्मेशन ऑफ द, जो आपकी कंपनी है ना, जैसे मेरी कंपनी है AM लिमिटेड, ठीक है ना, AM लिमिटेड मेरी कंपनी है। मैं और मेरी जो रजिस्टर्ड कैपिटल है, नामांकित पूंजी जो है वो है 10 करोड़ रुपए। कितनी है, 10 करोड़ रुपए। अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं इसको कम करना चाहता हूं। तो अब जब मैं इसको कम करूंगा तो उसके लिए मुझे क्या आवश्यक होगा, मतलब किसकी कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी, किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की, कंपनी लॉ बोर्ड की, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की, या हाई कोर्ट की। बताइए किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी मुझे, आपका सही आंसर क्या होगा। अच्छा, इनके ना आपको PDF जो है वो आपको मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा, तो जिन्होंने भी टेलीग्राम वाला जो मेरा चैनल है ना, तो वहां पर वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो जिसने भी टेलीग्राम वाला मेरा चैनल फॉलो नहीं किया हुआ तो उसको फॉलो कर लेना, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है, तो वहीं मिलेंगे ये आपको। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, कंपनी लॉ बोर्ड, है ना, तो कंपनी लॉ बोर्ड जो है ये इसका करेक्ट आंसर जाएगा। क्लियर है, चलिए आ जाइए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच ये रहा। तो जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, है ना,
द डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन, जो हमारा डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन होता है, माने मैं किस स्तर तक, है ना, मतलब मैं किस स्तर तक जो है विकेंद्रीकरण करता हूं, उसका जो आधार है वो क्या है? टेक्नोलॉजी, साइज ऑफ वर्कफोर्स, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस या कॉम्पिटेंस ऑफ सबऑर्डिनेट्स? बताइए। देखिए, अगर आपके जो कॉम्पिटेंस है, माने जो आपके सबऑर्डिनेट है वो कॉम्पिटेंट है, कॉम्पिटेंट मतलब के उनमें क्षमताएं हैं, वो डिसीजन ले सकते हैं, तो आप अपना विकेंद्रीकरण जो है, मतलब अपनी जो अथॉरिटीज हैं वो आप नीचे तक दे सकते हो। जैसे सपोज करो मैंने आप में से कुछ लोगों को क्या करा, कुछ अथॉरिटीज दे दी, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर क्षमताएं होंगी। अब जो सेंट्रलाइजेशन आता है वो कहाँ पर आता है? जैसे सपोज करो मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, मेरे अंडर में 3 लोग काम कर रहे हैं, है ना, और इन 3 लोगों के अंडर में, इनके अंडर में 5 लोगों की टीम काम कर रही है, इनके अंडर में 7 की काम कर रही है, और इनके अंडर में 12 लोगों की टीम काम कर रही है, और इनके अंडर में तो बहुत लोग काम कर रहे हैं, बहुत ही सारे लोग हैं इनके अंडर में। तो कुल मिलाकर के मैंने अपनी अथॉरिटी किसको दे दी? इनको दे दी। इन्होंने अपनी अथॉरिटी किसको दे दी? इनको दे दी। और इन्होंने अपनी अथॉरिटी किसको दे दी? लेबर को दे दी। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो फ्लो हो रहा है वो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, और मेरी जो अथॉरिटी है उसका विकेंद्रीकरण हो रहा है मास लेवल पर। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे जो सबऑर्डिनेट्स हैं, जितने भी हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं, वो कैसे हैं? कॉम्पिटेंट है, मतलब उनमें क्षमताएं हैं निर्णय लेने की। क्या लेने की? निर्णय लेने की उनके अंदर क्षमताएं हैं। तो यही एक कारण है जिसके कारण जो विकेंद्रीकरण है वो और भी ज्यादा क्या होता रहता है? बढ़ जाता है। क्या ये बात समझ में आ गई है? बताइए, यहां तक अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो कॉम्पिटेंस ऑफ सबऑर्डिनेट जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑफिस सर्विस। यहां पर ये ध्यान में रखे कि ऑफिस सर्विस की बात कर रहा है, यहां पर खाली सेंट्रलाइजेशन पर मत चले जाना। केंद्रीयकरण किसमें? कार्यालय सेवाओं में केंद्रीयकरण की बात हो रही है। तो स्पेशलाइजेशन, हायर डिपार्टमेंटल लॉयल्टी, नो डिले इन प्रोवाइडिंग सर्विस या लेस बर्डन ऑफ वर्क। बताइए क्या लाभ है कार्यालय सेवाओं में केंद्रीयकरण का? विशेषज्ञता, उच्च विभागीय वफादारी, सेवाएं प्रदान करने में कोई देरी नहीं होती या काम का कम बोझ होता है। बताइए। ऑफिस सर्विस, ऑफिस, बताइए क्या सही आंसर होगा इसका? देखिए, ऑफिस जो आपका केंद्रीयकरण है सेंट्रलाइजेशन में, ऑफिस सर्विस में आपको बता देता हूं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेरी एक कंपनी है AM लिमिटेड, अधिगम मंत्र, ठीक, मेरे अंडर में 5 लोग काम कर रहे हैं। इसको आसान तरीके से ही समझ लेते हैं, टेक्निकल भाषा में नहीं जा रहे। 1 2 3 4 5 और एक मैं, कितने लोग हो गए? 6 लोग हो गए। अब हमारा कोई ऑफिस नहीं है, मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूं, और ये सब मुझे जो रिपोर्ट करते हैं, तो कभी ये आ रहा है, कभी ये आ रहा है, कभी किसी टाइम ये आ रहा है, कभी किसी टाइम ये आ रहा है, कभी किसी, तो मुझे क्या करना पड़ रहा है? मुझे अपना टाइम बार बार निकालना पड़ रहा है, ठीक। और मेरा जो शेड्यूल है वो बड़ा कैसा हो गया? कॉम्प्लिकेटेड हो गया, हेजिटेट हो गया। तो मैंने क्या करा कि यार इन सब से छुटकारा कैसे पाया जाए? अब बंद तो कर नहीं सकते, इनको निकाल नहीं सकते। तो मैंने क्या करा, मैंने एक ऑफिस खोल दिया, और उस ऑफिस को मैंने कस्टमाइज कर दिया, और उन 5 लोगों को मैंने एक डेस्क दे दी कि भाई तुम लोग अपना अपना काम यहाँ पर करते रहो, और मैं अपना कैबिन में अपना काम करता रहूँगा। तो क्या हुआ कि जो ऑफिस था सब अपने अपने काम में लगे रहे, और उन्हें या मुझे उन्हें कोई स्पेशल टाइम नहीं देना पड़ा। तो यहाँ पर ये हुआ कि ना तो यहाँ पर स्पेशलाइजेशन वाली कोई बात हुई, लॉयल्टी तो वो है ही है ना, उसके बारे में यहाँ कोई बात नहीं हो रही, ऐसा भी नहीं है, काम तो उतर ही रहेगा, काम पर कोई फर्क। लेकिन हाँ, जो वर्क बर्डन है वो कम हो जाएगा। जो मुझे बार बार काम रोक करके जाना पड़ रहा था, अब मुझे पता है कि ये व्यक्ति काम कर रहा है और ये रिपोर्ट करने आने वाला है, ठीक है। तो एक ऑफिस का माहौल थोड़ा अलग होता है, और घर पर जब आप
बिना ऑफिस के किसी काम को करते हैं तो उसका माहौल थोड़ा सा अलग होता है। तो जो ऑफिस सर्विसेज होती हैं वो सेंट्रलाइजेशन का वर्कलोड जो होता है वो हमेशा क्या कर देती हैं, कम कर देती हैं। जैसे मैंने उन 5 लोगों को एक टास्क दे दिया कि भाई आपको ये काम करना है, तो आज आप ऑफिस में बैठ करके इसी काम को क्या करोगे, पूरा करोगे। तो इसका मतलब क्या है कि उनका काम पूरा हो जाएगा, वो आकर के मुझे रिपोर्ट कर देंगे, हम सब अपने अपने सुखी सुखी घर चले जाएंगे। ये वाली कहानी है। क्लियर है ये वाली कहानी बात? तो यहां पर बेटा हो जाएगा करेक्ट आंसर काम का कम बोझ। ठीक है, काम कम नहीं होगा लेकिन उसका जो बर्डन हमें फील होता है, अरे यार अभी तो ये गया था, अभी ये आ गया, अरे यार मैं खाना खाने बैठा था, ये हो गया, तो वो वाली जो कहानी होती है वो एलिमिनेट हो जाती है ना। हु इज बुल? स्टॉक मार्केट के अंदर जो आपका शेयर बाजार होता है उसमें 2 लोग होते हैं, एक होता है बुल, एक होता है डियर। ये डियर वो वैलेंटाइन वीक वाला डियर नहीं है, डियर वाला, ये डियर जानवर वाला डियर है, समझ गए? कभी उस डियर को डियर समझ लो और उस डियर को ये वाला डियर मत कह देना, समझ रहे हो ना कहानी में ट्विस्ट, तो गड़बड़ हो जाएगा। चलो, हु इज बुल? तो यहां पर बात हो रही है बुल की। तो ये जो 2 हैं, ये 2 इंडिकेटर हैं जो स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस को जज करते हैं। स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है देखो तेजी से, ये आपका ग्राफ है, स्टॉक मार्केट ये छलांग लगा दी, OMG बढ़ गया भाई साहब, लाखों करोड़ों रुपए। समझ रहे हो? समझ रहे हो बेटे? समझ रहे हो ना कितनी ग्रोथ होती? आज में जो स्टॉक मार्केट है वो 534 पॉइंट से बढ़ गया, समझ रहे हो? तो क्या होगा, बुल आ जाएगा। अब जैसे ही बुल आएगा तो लोगों को पता चल जाएगा यार मार्केट में धमाकेदार एंट्री हुई है, मार्केट में बिकावली खत्म हो गई है, शेयर्स को खरीदा गया है, और मतलब मार्केट का जो स्पेक्यूलेशन है, जो स्पेक्यूलेटिव मार्केट है जिसको हम कहते थे ना, स्पेक्यूलेशन जो कहते थे, उसमें बहुत तेजी देखी गई है ना, एकदम से बढ़ गया तो बुल आ जाएगा। अब यहीं पर क्या हो गया, ये डिक्लाइन हो गया, ये यहाँ पर रेंगने लगा, मार्केट में मंदी आ गई, जितने भी सटोड़िए थे सारे के सारे हाथ पे हाथ धरे बैठे रह गए, और ये जो 534 से मार्केट बढ़ा था और ये 1000 अंकों से क्या हो गई, गिरावट हो गई, लाखों करोड़ों खरबों का नुकसान हो गया। अब क्या होगा, अब बुल नहीं आएगा क्योंकि वो ताकतवर नहीं है, अब बेचारा सुस्त वाला कौन आ जाएगा, डियर आ जाएगा, जो सुस्त पड़ा रहता है, तो मार्केट में भी सुस्ती जमी रहती है। अब मुझे बताना है आपको ये कि बुल इसमें कौन से में सही जाएगा। स्टॉक ब्रोकर हु डील्स और स्पेशलाइज इन अ फ्यू शेयर्स, कि एक ऐसा स्टॉक ब्रोकर है जो केवल और केवल कुछ स्पेशलाइज्ड में ही क्या करता है, डील करता है। दूसरा क्या है, एन इन्वेस्टर हु सेल्स सिक्योरिटीज इन एंटीसिपेशन ऑफ बीइंग एबल टू रीबाय दाम लेटर एट अ लोअर प्राइस। इसका मतलब कि एक ऐसा निवेशक जो अपनी प्रतिभूतियों को क्या करता है, बेच देता है, किस पर, कम प्राइस पर आगे आने वाले समय में, ताकि वो उसको खरीद सके। मतलब अभी क्या करेगा, वो बेच देगा क्योंकि तेजी आ रही है, फिर क्या करेगा कि जैसे इसका प्राइस कम होगा मैं क्या कर लूंगा, मैं दोबारा से खरीद लूंगा। या an investor who buys securities in anticipation of being able to sell them at a higher price, या एक ऐसा निवेशक जो बाद में ये सोचता है कि भाई मैं बाद में जैसे ही इसका, जैसे अभी सपोज हो रहा है यहाँ पर है कि वो सोच रहा है कि कब इसका प्राइस बढ़ेगा, कब प्राइस बढ़ेगा, कब प्राइस बढ़ेगा, कब प्राइस बढ़ेगा, और उसके अकॉर्डिंगली जैसे ही प्राइस बढ़ेगा मैं क्या कर दूंगा, उसको बेच दूंगा। या एक ऐसा निवेशक जो एक्सपेक्ट करता है प्राइस को ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ द मार्केट एज अ फॉल, एक निवेशक जो किसी प्रतिभूति या पूरे बाजार की कीमत गिरने की उम्मीद, तो भैया बुल में गिरावट की तो बात होती नहीं है, तो ये तो हो गई कहानी खत्म। दूसरी बात, इन्वेस्टर कभी भी बुल और बियर हो नहीं सकता, वो केवल और केवल होता है स्टॉक ब्रोकर। तो पहला वाला जो आपका है वो हो जाएगा सही, इसको मैं हटा देता हूं ताकि आप इसको कर लें, देख ये लीजिए, क्लियर है कहानी। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एज्यूम्स कंसिडरेबल इंपोर्टेंस टुवर्ड, जो व्यवसाय की सामाजिक जिम्मेदारी होती है वो महत्व रखती है इनमें से किसके प्रति। लालच बुरी बला है, पहली बता रहा हूं,
मेरे से मत कहना सर गलत हो गया। अब लालच बुरी बला किस में कह रहा हूँ, तुम होशियार बच्चे हो, मेरे से ज्यादा होशियार हो तुम लोग। ऑनर्स और वर्कर्स, मालिक और श्रमिक के प्रति, कंज्यूमर और कम्युनिटी, गवर्नमेंट और नेशन, या ऑल ऑफ द अबव। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एज्यूम्स कंसिडरेबल इंपोर्टेंस टूवर्ड, व्यवसाय की सामाजिक जिम्मेदारी। बताओ व्यवसाय की सामाजिक जिम्मेदारी किसके प्रति होगी? व्यवसाय की सामाजिक जिम्मेदारी की बात हो रहा है, ना तो कम्युनिटी और कंज्यूमर में होगी, ना गवर्नमेंट और नेशन में होगी। जब ये दोनों नहीं होंगे तो ये भी नहीं होगा। ऑनर और वर्कर जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये आगे अंडे, ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा इसमें। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। प्रारंभिक रहतिया, ओपनिंग स्टॉक 10,000, वेरी गुड। क्या निकलवा रहा है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलवा रहा है। ओके 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 ओके, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे? परचेज ये दे रखी है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं, लॉस ऑफ मटेरियल ड्यू टू इतना दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पूछ रहा है। तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर आ जाएगा 10,000 रुपये, परचेज 20,000 रुपये, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी इधर ही आएंगे। लॉस ऑफ मटेरियल है ड्यू टू किसके? फायर के। तो 2,000 रुपये आप इसमें से क्या कर दोगे? कम कर दोगे। ऐसी होगा। तो जब आप 2,000 इसमें से कम कर दोगे तो ये हो जाएगा कितने का? 18,000 का। और क्लोजिंग स्टॉक कितना आ जाएगा आपका? 14,000। तो जब आप इसको माइनस करोगे, इसको टोटल करना ज़रा, 4 5 6 68,000, और यहाँ पर आ गया 68,000। तो 4 और 4 8, 5 और 1 6, 54,000 आंसर आ रहा है क्या कहीं? अरे वाह, बहुत बढ़िया, समझ गए क्वेश्चन? ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। डिविडेंड कैन बी पेड जनरली आउट ऑफ, जो लाभांश का भुगतान है वो आम तौर से किसमें से किया जाता है? शेयर प्रीमियम अकाउंट में से, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में से, करंट ईयर के प्रॉफिट में से, या ऑल ऑफ दीज में से? बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर? तो द करेक्ट आंसर विल बी, ना शेयर प्रीमियम होगा, ना कैपिटल रिडम्पशन होगा, और ना ही करंट ईयर का प्रॉफिट होगा। ये नहीं होगा। यही आपका क्या होगा? चालू वर्ष का लाभ। चालू वर्ष के लाभ में अब जैसे सपोज करो, मैं यहां पर एक चीज और ऐड कर देता हूं, जैसे प्रेफरेंस शेयर्स हैं। सपोज करो 2022 के दौरान फर्म को लाभ कम हुआ, तो इन्होंने इनका डिविडेंड नहीं पे करा। अब 2023 में प्रॉफिट हुआ ज्यादा, तो 2022 और 2023 इन 2 साल के डिविडेंड का पेमेंट वो इस साल के प्रॉफिट में से कर देंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? पहली बात तो ऐसे जो डिबेंचर होते हैं उनको कहा जाता है कम्युलेटिव डिबेंचर, यानी प्रेफरेंस शेयर्स, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। इसका मतलब है संचयी पूर्वाधिकार अंशधारी। क्लियर है हिंदी वाले? और दूसरी बात, मेरा अब आपसे सवाल ये है, करेक्ट आंसर तो पता चल गया, अब मेरा आंसर ये है कि सेक्शन 52 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 स्पेसिफाई द यूजेस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट इन 5 टर्म्स। तो ये जो 5 चीजें हैं जिनमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूटिलाइजेशन किया जा सकता है, वो क्या क्या चीजें हैं? मुझे केवल और केवल आप बस इतना बता दो कमेंट बॉक्स में, वीडियो को तुरंत पॉज करके। और हाँ, एक बात और, वीडियो पॉज कर ही दिया है ना, तो इसका आंसर करने के तुरंत बाद ना वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, है ना? क्यों? क्योंकि इतने प्यारे और बेहतरीन क्वेश्चन ना आपको नहीं मिलने वाले हैं कहीं भी। चलो आगे बढ़ते हैं। वीडियो पॉज, कमेंट, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जल्दी से। चलिए, which one of the following ratio is likely to be affected the most an account of price level change? हमेशा ध्यान में रखें, प्राइस लेवल चेंज जो होगा, प्राइस लेवल चेंज जो होगा वो हमेशा किस में होगा? वो हमेशा आपकी इन्वेंटरी में होगा। किस में होगा? आपका इन्वेंटरी। अब यहां पर एक मिनट रुको,
इन्वेंटरी में होगा, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। प्राइस लेवल चेंज का मतलब है कि जिसका इम्पैक्ट आपके क्रेडिटर और डेटार पर पड़ता है, जिनसे आपने उधार माल या तो खरीदा है या उन्हें बेचा है। क्लियर है? प्राइस लेवल चेंज। ठीक है, बात समझ आ गई? तो इसलिए इसका आंसर ना तो ये होगा, ये मैं ऑलरेडी कट कर चुका हूं। फिक्स एसेट्स में कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो वैसे भी रियलाइजेबल वैल्यू पर शो नहीं होते हैं, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पर शो होते हैं। याद है आपको हिस्टोरिकल कॉस्ट रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट, द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व, संगठन के प्रबंधकीय कार्यों में क्या क्या शामिल होता है? मैनेजरियल फंक्शंस पूछे हैं यहाँ पे। क्या पूछा है? मैनेजरियल फंक्शन। प्रश्नों को ध्यान से पढ़ करके, उनके ऑप्शंस पढ़ करके तब उत्तर करना। रिव्यू एंड एडजस्टिंग प्लान इन द लाइट ऑफ चेंजिंग कंडीशन, मतलब जो बदलती परिस्थितियां हैं, जो भी एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उनके अनुरूप योजना बनाना और उनको एडजस्ट मतलब समायोजन करना। इस्टैब्लिशिंग प्रोग्राम फॉर द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो आपके कार्यक्रम है ना, जो प्रोग्राम है उनको बनाना। क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन एंड ड्यूटीज टू बी परफॉर्म्ड बाय ग्रुप, एक समूह द्वारा किए जाने वाले कार्यों और कर्तव्यों की एक संरचना बनाना। या गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, दूसरों के माध्यम से चीजों को प्राप्त करना। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? जिसने भी, चलो मैं 2 हटा देता हूं, ये नहीं होंगे। अब बताओ इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन है। बहुत प्यारा आंसर है इसका, और बहुत सारे जो बच्चे हैं वो गलत करेंगे, ऐसा मैं मान रहा हूं। और अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने क्या आंसर करा। बट आपको आंसर बताने से पहले ही कमेंट करना है, तो वीडियो पॉज करके तुरंत कमेंट कीजिए कि क्या आपने इसका सही आंसर लगाया है। और फिर मैं इसका सही आंसर लगाता हूं कि अगर ये कहता कि मैनेजमेंट में क्या इन्वॉल्व होता है तो आता गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर, लेकिन ऐसा कहा नहीं है। इन्होंने कहा है मैनेजरियल फंक्शंस में क्या इन्वॉल्व होता है। तो वहां पर आप एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जहां पर जो लोग हैं या जो ग्रुप है, जो समूह है, उनके द्वारा काम किया जाता है, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो क्या करा आपने? स्ट्रक्चर तैयार कर दिया। क्लियर है ये वाली बात? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मुझे ये भी बता दो कि जरा कितने बच्चों के ये क्वेश्चन इसका आंसर सही गया था। बड़ा बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन इसमें आपकी बैंड तो बजाई होगी, इतना तो मैं कह सकता हूं। चलो नेक्स्ट, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज मोस्ट पॉपुलर अप्रोच फॉर अकॉम्प्लिशिंग द रिजल्ट? आप रिजल्ट्स को अकॉम्प्लिश करने के लिए, प्राप्त करने के लिए या पूरा करने के लिए, जो आपके परिणाम है उसके लिए निम्न में से कौन सी सबसे लोकप्रिय दृष्टिकोण को अपनाते हैं, तकनीक को अपनाते हैं? उसकी बात यहां पर की गई है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, रिवार्ड सिस्टम, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव या मेंटोर सिस्टम? बताइए। चलो यहां पर भी मैं आपको 50-50 दे देता हूं, लाइफ लाइन ले लो। 50-50 बताओ, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन या मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव? बताओ। सही आंसर आपको 1 नंबर आगे ले जाएगा। जिसने मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन पढ़ा होगा या मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव पढ़ा होगा वो कर लेगा, जिसने नहीं करा होगा वो अटक जाएगा। नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, एक क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका सही आंसर होगा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। क्या होगा? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। क्लियर है? चलो, उद्देश्य द्वारा प्रबंधन। क्या? उद्देश्य द्वारा प्रबंधन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। जब रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज ऑप्शनल इन केस ऑफ, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है? एक ऑप्शनल है, लेकिन किसके लिए? और दूसरा सवाल, अगर ये ऑप्शनल है
तो इसकी जगह पर क्या बनाया जाता है फिर, क्योंकि हमने तो यही पढ़ा है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तो मैंडेटरी है, और ये कह रहा है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या ऑप्शनल है, तो इसकी जगह कुछ और बनाया जाता होगा। आप लोगों ने आंसर दे भी दिया। ओ तेज हो रहे हो, कैरी मनाती करता है ना बेटा, तेज हो रहे हो। चलो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से करते हैं। चलो बहरहाल आ जाओ वापस यहीं पर। तो अनलिमिटेड कंपनी, प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, या पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। असीमित कंपनी, शेयरों द्वारा सीमित निजी कंपनी, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी, शेयर द्वारा सीमित सार्वजनिक कंपनी। बताइए क्या होगा। सही आंसर होगा इसका पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। और उसके अगेंस्ट वो कौन सी टेबल, ओहो अब तो यही, अब तो बता ही दोगे टेबल के नाम पे, तो चलो आगे बढ़ जाओ। फिर भी कमेंट करना जरा क्या है, बताना कौन सी टेबल है। अ पर्टिकुलर फर्म प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डाटा इन एन अकाउंटिंग ईयर। ओके, करंट रेशो दिया हुआ है कितना, 2.5/1। इसका होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। ओके ठीक है। लिक्विड रेशो दिया हुआ है 1.5/1 इज इक्वल टू लिक्विड एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। तो अगर मैं ये कहूं कि जो हमारी करंट लाइबिलिटीज और करंट, अच्छा नेट वर्किंग कैपिटल पूछ रहा है 6 लाख। ओके नेट वर्किंग कैपिटल, और आपसे फिर करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी पूछ रहा है। तो मेरे बच्चे यहां पर एक काम करें कि करंट एसेट्स आपकी वैल्यू कितनी दी हुई है सर, 2.5। ठीक, और करंट लाइबिलिटी की वैल्यू कितनी दी हुई है सर, 1। ठीक है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है कार्यशील पूंजी का सर, चालू संपत्तियां माइनस चालू दायित्व, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। ठीक है। 2.5 माइनस 1, हाँ जी सर सही है, 1.5 बिल्कुल सही बात है। ओके, तो अगर मैं ये कहूं कि 1.5 वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू कितना, 6 लाख, समझ रहे हो। तो एक किसके इक्वल होगा सर, 6 लाख डिवाइडेड बाय 1.5। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो इज दिस इक्वल टू द 4 लाख। यस सर। तो 4 लाख क्या आ गया हमारा, 1 की वैल्यू किसकी है, करंट लाइबिलिटी की सर। तो करंट लाइबिलिटी करंट एसेट कर तो करंट लाइबिलिटी, तो 4 लाख तो ये तो आ गया। अब इसको मैं अगर 2.5 में मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 2 जा 8 और 2 10, तो 10। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। देखो अगर तुम x मान करके 100 मान करके करोगे तो ये समझ लो तुम्हारे 7 मिनट गए। तो ये इस तरह से आप कर सकते हो। क्लियर है। चलो आ जाओ आगे नेक्स्ट। इन मैनेजमेंट प्रिंसिपल ग्रिड, प्रिंसिपल ग्रिड ये कॉमा नहीं है यहाँ पर, अच्छा हाँ सॉरी, इन मैनेजमेंट प्रिंसिपल ग्रिड रेफर्स टू, प्रबंध सिद्धांत में ग्रिड को संदर्भित करता है। ग्रिड किसको कहते हैं, ग्रिड 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 बताइए, ग्रिड ग्रिड क्या है, व्हाट विल बी द ग्रिड। डाइवर्स मैनेजरियल स्टाइल्स, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, विविध प्रबंध के शैलियां, समन्वय, संचार या प्रेरणा। ग्रिड क्या होता है, ग्रिड इन कम्युनिकेशन, है ना। क्या होता है, ग्रिड इन कम्युनिकेशन। क्लियर है ना, ग्रिड इन कम्युनिकेशन। क्लियर है ये वाली बात। चलिए नेक्स्ट करते हैं अब हम लोग। मतलब कुल मिलाकर के ये एक, जैसे आप फ्लो चार्ट बना देते हो ना कि जैसे ये वाला व्यक्ति है, इसके अंडर में 3 लोग काम कर रहे हैं, फिर इनके अंडर में 2 कर रहे हैं, इनके अंडर में 3 कर रहे हैं, फिर इनके अंडर में 2 कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है, ये ग्रिड कहलाता है। इसी को ग्रिड कहा जाता है। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द नेक्स्ट। तो जो नेक्स्ट है आपका
विच ऑफ द फॉलोइंग विल लीड टू अंडरस्टैंड द नेट प्रॉफिट? बताइए करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध लाभ को समझने में मदद करेगा? एमोर्टाइजेशन ऑफ फिक्टिशियस एसेट, जो काल्पनिक संपत्ति है उनका अवमूल्यन, ट्रीटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या मान लें, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पूंजीगत को राजस्व मान लें, ट्रीटिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज कैपिटल एक्सपेंडिचर या क्रिएशन ऑफ जनरल रिजर्व। बताइए क्या होगा आपका सही आंसर? क्या होगा आपका सही आंसर? व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर? What will be your correct answer? तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा, ठीक है ना, इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा ना तो काल्पनिक संपत्तियों की कोई बात हो रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल लीड टू अंडरस्टैंड द नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट को समझने के लिए। अच्छा ठीक है, ट्रीटिंग रेवेन्यू नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये आपका जो होगा पूंजीगत व्यय को अगर आप राजस्व व्यय मान करके चलेंगे, है ना, तो क्या होगा, तो आपका जो है नेट प्रॉफिट है उसको समझने में क्या मिल जाएगी, आसानी मिल जाएगी, है ना। चलिए नेक्स्ट। ओके क्या निकलवा रहा है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो मेरे बच्चे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर जो है माने ऋण पत्रों के निर्गमन पर हानि, है ना, ऋण पत्रों के निर्गमन पर हानि। तो जो ऋण पत्रों के निर्गमन पर हानि होती है, क्या होती है, ऋण पत्रों के निर्गमन पर जो हानि होती है उसको हम क्या कहते हैं, पता है क्या, बताएंगे? उसको हम करते हैं डेबिट। क्या करते हैं बेटा, डेबिट करते हैं। क्लियर हो गई ये वाली बात? तो अगर हम उनको क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको हम डेबिट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर आपकी दो चीजें होती हैं। मैं आपको एंट्रीज ही बता देता हूं। जैसे आपने एंट्री बनाई डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू %% डिबेंचर अकाउंट। तो ये जो डेबिट हो रहे हैं ना, इसी को हम क्या कहते हैं, लॉस कंसीडर करते हैं। तो इसका मतलब है एक तो इसमें डिस्काउंट है और एक इसमें प्रीमियम है। ये कौन सा वाला है, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अब यहां पर जो डिस्काउंट है वो और जो लॉस है, ये दोनों क्या माने जाते हैं, ये दोनों एक तो फिक्टिशियस एसेट्स मानी जाती हैं। क्या मानी जाती हैं, फिक्टिशियस एसेट्स मानी जाती हैं, ठीक है ना। दूसरी बात 5% है और 7.5% है, इसको जो कहा जाएगा ये कूपन रेट कहलाता है। क्या कहलाता है ये, कूपन रेट, जिसको साधारण भाषा में इंटरेस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंटरेस्ट, है ना। ये आपकी फेस वैल्यू हो ही गई, क्या हो गई, आपकी फेस वैल्यू हो गई, ये आपका रिडम्पशन हो गया जो आपके सिलेबस में है नहीं। तो अब आपसे पूछ रहा है कि आपको नुकसान कितना होगा, तो डिस्काउंट कितने का दिया, 7.5 का, प्रीमियम कितने का दे रहे हो, 5% का, तो टोटल कितना हो गया, 12.5%। तो अगर मैं 3000 शेयर हैं और 100 रुपए का एक शेयर है, तो अगर मैं 3 लाख की 12.5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना निकल करके आएगा, बताइए जरा। तो 12×3=36, 12×3=36 और
भारत या 36,000 है ना। अब 3,000 का 10% 1500, 5 1500 37,500 आ जाएगा मेरे ख्याल से। तो एक बार कैलकुलेट करना, मेरा तो 37,500 आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन इज टू इम्प्रूव। देखिए, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन और मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव दोनों ही क्या है, इंपॉर्टेंट हैं। दोनों ही क्या है, इंपॉर्टेंट हैं। तो ये बात मान करके चलें आप, ठीक है, ये बात क्या करके चलें आप, मान करके चलें। क्लियर है। चलिए, तो मैनेजमेंट बाय देख लेते हैं इसको। कंट्रोल ओवर पर्सनल, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, स्टेडी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, हाई मोरल। व्यक्तिगत पर नियंत्रण, सामरिक प्रबंध, सूचना पर स्थिर प्रभाव या उच्च मनोबल। बताइए। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन जो होता है वो होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। क्या होता है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ठीक, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन टर्म्स ऑफ 4 मैनेजमेंट फंक्शन आइडेंटिफाइड हेनरी फ्योल। यहां पर अब आपको एक बात जानने की है कि जो हमारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, वो किस किस के द्वारा दिए गए। अभी जैसे आप फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते हो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो ये किसने दिए हैं, या जैसे आपके एक आता है प्लानिंग, एक आता है ऑर्गेनाइजिंग, है ना, एक आता है एक्चुएटिंग और एक आता है कंट्रोलिंग। ये किसने दिए हैं। या एक आता है आपका पोस्ट कॉर्ब। क्या आता है, पोस्ट कॉर्ब। अब यहां पर अगर आप पोस्ट कॉर्ब की बात करेंगे तो पोस्ट कॉर्ब का मतलब पी से होता है प्लानिंग, ओ से होता है ऑर्गेनाइजिंग, एस से होता है स्टाफिंग, डी से होता है डायरेक्टिंग, सी ओ से होता है कंट्रोलिंग, आर से होता है रिपोर्टिंग और बी से होता है बजटिंग। तो ये जो पोस्ट कॉर्ब है ये किसके द्वारा दिया गया था, है ना। और हेनरी फ्योल के द्वारा, जो अभी आपके यहां पर थे, हेनरी फ्योल के द्वारा कौन कौन से दिए गए। तो पहले इनको देख लेता हूं। तो बेटा एक चीज ध्यान में रखना कि ये जो 5 फंक्शंस आप पढ़ते हो, बच्चों को लगता है कि हेनरी फ्योल ने दिए, लेकिन ये हेनरी फ्योल ने नहीं दिए, ये दिए ओडॉनल ने। किसने दिए हैं ये, ओडॉनल ने। और इनके एक सहयोगी और रहे हैं कून्स। कई बार आपको कून्स नाम भी देखने को मिल जाएगा। और ये जो आप 4 फंक्शन पढ़ते हो ये हैं टैरी के। किसके हैं, टैरी के। और ये जो आप पोस्ट कॉर्ब पढ़ते हो बेटा, ये जो पोस्ट कॉर्ब है ये गुलिक साहब ने दिए हैं। किसने दिए हैं, गुलिक साहब ने, जिन्हें ल्यूथर गुलिक के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, ल्यूथर गुलिक के नाम से। अब बचे हेनरी फ्योल। तो हेनरी फ्योल ने कौन कौन से दिए हैं, तो अब आप यहां पर बताइए। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, प्लानिंग, मोटिवेटिंग, डायरेक्टिंग, रिपोर्टिंग, प्लानिंग, स्टाफिंग, कम्युनिकेशन और लीडिंग। योजना बनाना, संगठित करना, नेतृत्व करना और नियंत्रण करना, योजना, आयोजन, स्टाफ, समन्वय, योजना, प्रेरक, निर्देशन और रिपोर्टिंग, योजना, स्टाफिंग, संचार और अग्रणी। ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, ये इनके क्या है, क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ता है। ए एंड बी आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। ठीक है साहब। दे एडमिटेड सी फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट
फॉर विच ही ब्रिंग्स 12,000 एज शेयर ऑफ कैपिटल। तो इसका मतलब ये है कि अगर सी 12,000 लेकर के आ रहा है, कितने के लिए, 1,4 के लिए, तो फर्म की जो कैपिटल होगी वो कितनी होनी चाहिए, 12,000 मल्टीप्लाई 4/1, दैट इज 48,000। कितनी होनी चाहिए, 48,000 होनी चाहिए। अब अगर इस 48,000 में, है ना, हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालें तो हमारा रेशो कितना आएगा, 2:1:1। न्यू रेशो कितना आएगा, 2:1:1। निकालना बहुत आसान है। इनका सम कितना है, 3। इसको कितने के लिए एडमिट किया है, 4। तो 2 और 1 और 1, 4, तो 2 1 1 आ गया, है ना। ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत आसान होता है इस तरह से निकालना। तो हमें किसका पूछा है, हमें बी का पूछा है, तो बी का शेयर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो इसका 1/4 निकाल लो, मेरे ख्याल से 12,000 आ जाएगा यहाँ से, है ना। तो 12,000 क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड, चलिए। द फॉलोइंग फॉर एसेट्स नॉर्मली अपेयर इन बैलेंस शीट। आपने बैलेंस शीट तो पढ़ी ही होगी, पढ़ी ही है ना, एज पर इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। और उस बैलेंस शीट में आपको एक फॉर्मेट दिया गया है, और वो जो फॉर्मेट दिया हुआ है वो सिंक्रोनाइज तरीके से दिया हुआ है, मतलब क्रोनोलॉजिकली दिया हुआ है। उन आइटम्स को एज इट इज ही रिकॉर्ड करना होता है, ऐसा ऑब्लिगेटरी है हर फर्म के लिए। तो अब आपसे उसी ही संदर्भ में ये सवाल पूछा है कि ये जो 4 आइटम हैं उन्हें आप किस फॉर्मेट में लगाओगे, पहले कौन आएगा, फिर कौन जाएगा, फिर कौन जाएगा, और फिर कौन जाएगा, बताइए। एडवांस सैलरी, कॉपीराइट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस या यूज टूल्स। करेक्ट आंसर है। मजेदार क्वेश्चन सा, चलो बता दो फटाफट से, अब इसका आंसर बता दो। ये क्वेश्चंस ना बिल्कुल ऐसे हैं जो, अगर मैं अभी भी बोल रहा हूं इस चीज को, अगर किसी ने स्टार्टिंग से ना पढ़ा होगा वो बढ़िया नंबर ले आएगा, मतलब लिटरली बढ़िया नंबर ले आएगा, समझ रहे हो। बाकी तो तुम लोग शेयर वेयर तो करोगे नहीं, मेरे को पता है। कर दिया, कर दो, शेयर वेयर कर दिया करो, लाइक वाइक अपनी आप ही। अब तुम लोगों के लिए इतनी मेहनत की जाती है तो थोड़ा सा रिवार्ड तो तुम लोगों से एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं ना, कि भाई तुम लोग शेयर लाइक कमेंट कर दोगे, है ना। तो कर दो फटाफट से, बताओ, लगा लिया, मैं बता दूंगा। अब देखो, एडवांस सैलरी, कॉपीराइट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस या लूज टूल। सबसे पहले आएगा आपके पास कॉपीराइट, या छोड़ो इसको और तरह से करते हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होते हैं, इसमें प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दिया हुआ है, आपको इतना तो पता ही होगा कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस सबसे लास्ट में दिखाए जाते हैं। तो इसका मतलब सबसे लास्ट में थर्ड आएगा। अब सबसे लास्ट में थर्ड, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। क्लियर है, ठीक है। अब कंपैरिजन करना है कि पहले 4 आएगा या पहले 2 आएगा, इन दोनों में से आप किसको ज्यादा जानते हो, कॉपीराइट को। बस, तो यही आंसर है, जिसको जानते हैं उसको प्राथमिकता दी जाएगी। देखो, ये तो मजाकिया, मतलब ऐसे ही है बस, लेकिन ये आपको ना थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। बाकी अगर इसको क्रोनोलॉजिकली भी समझना है तो देखो, कॉपीराइट की जो वैल्यू होती है, जो उसकी एक तरह से कह सकते हैं लाइफ पीरियड होता है, वो ज़्यादा होता है, तो इसलिए वो पहले आया है। उसके बाद जो लाइफ पीरियड होता है वो लूज टूल्स का होता है, और उसके बाद जो लाइफ पीरियड होता है वो एडवांस सैलरी का होता है, और उसके बाद जो होता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होता है। तो कॉपीराइट को ज़्यादा वेटेज मिली है, इसको कम है, इसको और कम है, और इसको, ठीक है। ये एक तरह से आप लिक्विडिटी फॉर्मेट में भी कह सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट, तो करेक्ट आंसर बेटा क्या होगा, ये वाला। अग्रिम वेतन है, प्रकाशन अधिकार है, प्रारंभिक व्यय है और ढीले उपकरण है। ठीक, नेक्स्ट।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द करंट रेशियो वुड रिड्यूस्ड बाय, है ना, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, वर्तमान अनुपात में कितनी कमी आएगी। किसके माध्यम से कमी आएगी? कलेक्शन ऑफ बुक डेप्ट, अगर आप कलेक्शन करोगे बुक डेप्ट का, डेटार का कलेक्शन करोगे, है ना, तो एक तो ये है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, परचेज ऑफ मशीनरी, या ऑल ऑफ दीज। देखो कलेक्शन ऑफ बुक डेप्ट, आपने डेटार से पैसा लिया तो डेटार कम हो गए और कैश बढ़ गया, तो क्या आपके करंट रेशियो पर कोई इंपैक्ट पड़ेगा? द आंसर विल बी नो। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश से निकल करके बैंक में चले गए या बैंक से निकल करके कैश में चले गए, यहां से पैसे निकाले पीछे डालिए, पीछे से पैसे निकाले यहां डालिए, कोई फर्क पड़ा आपके पास? नहीं पड़ा। तो जब आपके पास ये दोनों ही कट गए, हाँ, ये क्यों रहेगा? तो एक ही बचा। हाँ, आप जब मशीनरी परचेज करोगे तो आपकी करंट एसेट्स क्या हो जाएंगी? कम हो जाएगी। करंट एसेट्स क्या हो जाएंगी? करंट हो जाएंगी, क्योंकि पैसा जा रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो ये वाला आएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ मैनेजर? निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है? कम्युनिकेशन करना, निर्देशित करना, डायरेक्टिंग करना, सुपरवाइज करना, या डिसीजन मेकिंग? बताइए। संचार, निर्देशन, पर्यवेक्षण, या निर्णय लेना? मैनेजर का पूछा है, मैनेजर 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 मैनेजर। मैं तुम्हें निर्देश देता हूं कि तुम्हें यह कार्य करना ही करना है। जैसे मैंने कहा आई एम डायरेक्टिंग यू, मैं तुम्हें निर्देश देता हूं कि फटाफट से क्या कर दो, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। तो मैं कौन हो गया? मैनेजर। तो डायरेक्टिंग विल बी द करेक्ट आंसर। देखो मैंने तो पता नहीं कैसे कैसे तरीके से किन किन चीजों को याद किया हुआ है, वो थोड़ा सा ना याद करने की, किसी भी चीज को समझने की अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है। और अगर आपने अपनी उस स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट कर लिया फिर तो आप कुछ भी याद कर जाओगे, क्या दिक्कत है। पावर टू यूज ऑफिशियल सील, कॉमन सील बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? कॉमन सील ऑफ अ कंपनी आउटसाइड इंडिया इज टू बी ऑथराइज्ड बाय। भारत के बाहर जो कॉमन सील है उसका जो पावर है वो किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के द्वारा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के द्वारा, दोनों के द्वारा, या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा? बताइए क्या होगा। करेक्ट आंसर जो होगा दोनों के ही माध्यम से होगा। अच्छा एक बार ना मुझे थोड़ा सा बताओगे कि MOA और AOA इनमें क्या क्या होता है, कंपनी के लिए क्या क्यों जरूरी है, कौन सा किसके लिए जरूरी है ना? थोड़ा सा बताना जरा इसको कि MOA क्या होता है और AOA क्या होता है, जरा वीडियो पॉज करके। If the goodwill raised at the time of retirement of a partner is to be written off, then the capital account of the retiring partner are debited in. Goodwill raise करी रिटायरमेंट के टाइम पर, उसको क्या करना है? राइट ऑफ करना है। क्या करना है? राइट ऑफ करना है। तो अब जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनका अकाउंट डेबिट होगा किस खाते के अनुरूप? देखिए कभी भी अगर क्रेडिट वाली बात आती है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जाएगा, डेबिट वाली बात आती है तो क्या जाएगा? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जाएगा। पुराना लाभ, अच्छा ये शेयरिंग है ना, पुराना लाभ, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी विद रेफरेंस टू एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल रेफर्स टू द फैक्ट दैट। लेखांकन सिद्धांतों के अनुप्रयोग के संदर्भ में संगतता इस सिद्धांत को संदर्भित करती है। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि अगर मैंने KVS PGT कॉमर्स की क्लासेस देनी शुरू की हैं
और मैंने आपसे किया है कि ये केवीएस के एग्जाम से पहले तक आपको निरंतर रूप से मिलती रहेंगी और आपकी फुल फ्लैग प्रिपरेशन करा करके ही मानेंगे, और तब तक हम दम नहीं लेंगे जब तक आपका केवीएस पार नहीं हो जाता, तब तक आपको वीडियो मिलते रहेंगे। क्लियर है? और ये वीडियोस आपको आपके एग्जाम तक ही मिलने वाले हैं, यही कहलाती है कंसिस्टेंसी। तो इसी प्रकार अगर कोई कंपनी किसी एक मेथड को ऑब्टेन करती है, जैसे उसने डेप्रिसिएशन मेथड को के लिए रिटन डाउन वैल्यू मेथड यूज करा, तो वो आने वाले कई सालों तक केवल उसी ही का क्या करती रहेगी, प्रयोग करती रहेगी। तो उसी को कहा जाता है कंसिस्टेंसी। जैसे आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे आपने डिसाइड करा कि मुझे केवीएस को एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए दिन में 18 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, 4 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, 2 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे मैं 2 घंटे पढ़ूं, चाहे 10 घंटे, चाहे 18 घंटे, लेकिन इतना मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, और ये मुझे डेली कंसिस्टेंसी के साथ करना है। तो वही जो चीज आप रिपीटेडली आगे कई सालों तक करते रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम कंसिस्टेंसी कहते हैं। और ये जो आपको मिलेगा कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्री यूज आइडेंटिकल अकाउंटिंग प्रोसीजर एंड में, बिल्कुल गलत बात। इनकम एंड एसेट्स हैव नॉट बीन ओवरस्टेटेड, ओवरस्टेटेड वाली कोई बात ही नहीं हो रही है। या सभी मेथड और प्रोसीजर हैव बीन यूटिलाइज्ड, बिल्कुल भी नहीं। अकाउंटिंग मेथड एंड प्रोसीजर यूज्ड हैव बीन कंसिस्टेंटली अप्लाइड फ्रॉम ईयर टू ईयर। जो उपयोग की जाने वाली रेखांकन विधियां और प्रक्रियाएं हैं उनको लगातार वर्ष दर वर्ष लागू किया जाता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज इंडेंट इन फॉरेन ट्रेड? जो आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है उसको एक बार देख लेंगे, है ना। इंडेंट क्या होता है? एक पत्र होता है, ठीक है। शिपिंग डॉक्यूमेंट इन डुप्लीकेट, a certificate indicating that the food have been loaded on board the ship, a firm and binding order from the importer, a letter of intent from the overseas supplier। बताइए सही आंसर क्या होगा? डुप्लीकेट में शिपिंग दस्तावेज, एक प्रमाण पत्र जो दर्शाता है कि खाद्य पदार्थ जहाज पर लोड किए गए हैं, आयात तक से एक फर्म और बाध्यकारी आदेश, या विदेशी आपूर्तिकर्ता से आशय। क्या होगा सही आंसर? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फाइंड द ओड वन। प्रोविजन फॉर टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, ये तो अभी हमने पीछे डिस्कस किया था। अनक्लेम डिविडेंड करंट लायबिलिटी, प्रपोज डिविडेंड करंट लायबिलिटी। बताइए इनमें से सही आंसर क्या होगा? इनमें से गलत कौन सा है? प्रोविजन फॉर टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, सही बात है। डिस्काउंट मिसलेनियस में जाता है, सही बात है। अनक्लेम डिविडेंड करंट लायबिलिटी में जाता है, सही बात है। लेकिन प्रपोज डिविडेंड जो है वो करंट लायबिलिटी में नहीं जाता, वो प्रोविजंस में जाता है। किस में जाता है? प्रोविजंस में जाता है। तो ध्यान रखना, पी से प्रोविडेंट, पी से प्रोविजन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर नॉट इशूड थ्रू, सरकारी प्रतिभूतियां किसके माध्यम से जारी नहीं की जाती? ऑक्शन, कॉन्ट्रैक्ट, सेल, प्राइवेट प्लेसमेंट विद आरबीआई, नीलामी, अनुबंध, बिक्री, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ नीति नियोजन। बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? सरकारी प्रतिभूतियां, सरकारी प्रतिभूतियां कभी भी बिक्री के लिए नहीं होती हैं, ठीक। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बैलेंस शीट तैयार करना किसका एक उदाहरण है? एनालिसिस, इंटरप्रिटेटिंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग। विश्लेषण, व्याख्या, रिकॉर्डिंग या सारांश। कई बच्चे लोग को लगता है कि जो इसका ना अपना एक प्रोसेस है, जैसे आपका रिकॉर्डिंग हो गया, है ना,
ठीक है ना, रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफिकेशन हो गया, क्लासिफिकेशन के बाद आपका समराइजेशन हो गया, उसके बाद एनालिसिस हो एंड इंटरप्रिटेशन हो गया, और उसके बाद आपका कम्युनिकेशन हो गया। तो जर्नल होता है यहाँ पर आपका लेजर होता है, और यहाँ पर आपके ना बैलेंस वो होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फिर उनको आप एनालाइज करते हो, इंटरप्रिटेट करते हो, और फिर फाइनली कम्युनिकेट होता है। तो जो समराइजिंग जो होगा ना, सारांश जो होगा, वो सही उत्तर होगा। क्लियर है? कई बच्चे इसका एनालिसिस कर देते हैं, बेटा वो गलत हो जाएगा, विश्लेषण नहीं होता। कॉल कूपन किसे कहते हैं? अ कॉन्ट्रैक्ट टू बाय अ सर्टेन नंबर ऑफ शेयर एट अ स्टेटेड प्राइस विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। अनिर्दिष्ट अवधि के भीतर एक निर्दिष्ट मूल्य पर एक निश्चित संख्या में शेयर खरीदने के लिए एक अनुबंध। अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल अ सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स। देखो, कॉल ऑप्शन में हमेशा खरीदने की बात होती है, तो बेचने की तो बात होती ही नहीं है, तो ये तो कट गया। तो यहां पर भी इसकी कोई बात नहीं हो रही है, कन्वर्जन की भी कोई बात नहीं हो रही, तो बेटा ये सब कट गया। आपका एक ही आंसर निकल करके आएगा यहाँ पर। ये बस ये ध्यान रखना, कॉल ऑप्शन जो है वो सीधा सीधा बाय से है, बाय से रिलेटेड है। नेक्स्ट, गुड्स वर्थ 24,000 रिटर्न बाय एक्स। अच्छा, रिटर्न आ गया, मतलब सेल्स रिटर्न डेबिट हो गया और एक्स क्रेडिट हो गया। कितने रुपए से? 24,000 से। तो ये पहली एंट्री बन गई। ओके, अकाउंटेंट जो होता है उसने क्रेडिट कर दिया सेल्स रिटर्न। अच्छा, उसने कर दिया टू सेल्स रिटर्न, वो भी कितने से? 42,000 से। तो अगर इसको रेक्टिफाई करना है भाई, हमारा करेक्शन कैसे जाएगा? सेल्स रिटर्न को आपको डेबिट तो करना ही करना है 24 के से, लेकिन अब इसको करेक्ट करने के लिए इसको भी क्या करोगे आप? डेबिट करोगे। तो 42 के भी डेबिट करोगे, तो अल्टीमेटली जो सेल्स रिटर्न है वो कितने से डेबिट हो जाएगा? 60 के से। और जो सस्पेंस अकाउंट है वो कितने से क्रेडिट हो जाएगा? 66 के से। तो एंट्री बन जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। अब देखो क्या पूछ रहा है, इन ऑर्डर टू, अच्छा कुछ भी नहीं पूछ रहा, तो ऑप्शन के हिसाब से बताना पड़ेगा। डेबिट द सेल्स रिटर्न विद 42,000 गलत हो जाएगा, 24,000 गलत हो जाएगा। अरे 66,000 ढूंढ लो ना कहीं पर, ये था 66,000 सीधा सीधा। कहाँ तुम भी इधर उधर घुमा रहे हो। आज का आखिरी क्वेश्चन ये रहा आज के आपके बीच, तो पढ़ते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द एक्सिस्टिंग कंपनी। कंपनी एक्सिस्ट करती है, इसका क्या प्रमाण है? कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ये तो बिजनेस का प्रमाण है। फिलिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन पेपर्स ड्यूली स्टाम्प्ड, नहीं। शेयर सर्टिफिकेट, नहीं। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंपनी जब भी इनकॉर्पोरेट होती है तो उसको क्या मिलता है? एक उसका निगमन प्रमाण पत्र मिलता है, जिसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल MCQs। अब आप मुझे ये बता दीजिए कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और ज़्यादा अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, और अगर आपने इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कीजिए। अपना ढेर सारा प्यार, अपने मोटिवेशन, मेरा हीमोग्लोबिन थोड़ा सा बढ़वा दो, ताकि ऐसे क्वेश्चंस करता रहूं, निकालता रहूं, बनाता रहूं और आपके बीच में लाता रहूं। उसके लिए चाहिए मुझे बहुत सारा मोटिवेशन और थोड़ा सा हीमोग्लोबिन। तो वो हीमोग्लोबिन जो मिलता है मुझे, एक्चुअली मुझे जो ये वाला हीमोग्लोबिन मिलता है वो मिलता है आप लोगों के ढेर सारे प्यार से, जो आप मुझे देते हो अपने लाइक शेयर्स और सब्सक्राइबर्स के थ्रू। तो लगे रहिए, बने रहिए, सब्सक्राइबर्स बढ़ाते रहिए। जो आपका रेड नहीं, अब तो व्हाइट हो गया, जो आपका व्हाइट आइकन बना हुआ है सब्सक्राइब, उस पर टैप कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बताना पड़ रहा है ये भी आप लोगों को, आप खुद से कर लीजिए यार, शेयर वेयर कर दो। जय हिंद।